नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सीरिया में सत्ता पलट गई है। असद खानदान की सत्ता जो 52 साल से चली आ रही थी वो निपट चुके हैं। असद भागकर अपने परिवार सहित मास्को चले गए हैं, वहाँ उन्होंने शरण ली है। और अब ये सवाल किया जा रहा है कि सीरिया में आगे क्या होने जा रहा है, सीरिया में किस तरह के परिवर्तन होंगे। क्या ये जो कहा जा रहा था कि असद की जो सत्ता थी, उनका जो शासन था बहुत दमनकारी था, उसने बड़े अत्याचार किए हैं, उनके खिलाफ युद्ध अपराधों की बात भी की गई है, तो तमाम चीज़ें अपनी जगह सही भी हो सकती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो नए शासक आ रहे हैं उनको किस तरह से देखा जाए। क्या वो सीरिया में वो बदलाव सकारात्मक आएगा? क्या वहाँ लोकतंत्र आज़ादी की गुंजाइश बनने वाली है, उसका रास्ता खुलने वाला है, या फिर सीरिया एक और उससे भी बुरी समस्याओं से घिरने वाला है और बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। और इसकी आशंका अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। जो सिविल वार वहाँ चल रही थी उसके और भी गंभीर और जटिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं, और उसकी वजह साफ है। जिन विद्रोहियों ने असद रिजीम के खिलाफ अभियान छेड़ रखा था, उनका संबंध कोई लोकतांत्रिक शक्तियों से नहीं था। उनका आंदोलन या उनका अभियान कोई लोकतांत्रिक नहीं था। वो किसी लोकतांत्रिक तरह के राज्य की स्थापना के लिए आंदोलन नहीं कर रहे थे। उनके संबंध आईसिस से थे, उनके संबंध अल कायदा से थे। और आप जानते हैं कि ये दोनों ही संगठन आतंकवादी संगठन थे, और इन्होंने बेहिसाब हत्याएं की हैं, बेहिसाब जुल्म किए हैं। आईसिस तो इस्लामी जो खलीफत कायम करना चाहता था, और उसने इदलिब में ये करने की कोशिश भी की थी, राजधानी बनाया था अपने खलीफत की। वो तो नहीं हो पाया क्योंकि उसको कुचल दिया, उस पूरे आंदोलन को रूस की मदद से सीरिया ने भी कुचला, और दूसरे फोर्सेस भी वहाँ सक्रिय थे जिन्होंने आईसिस को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया। लेकिन उसी के साथ एक अल कायदा भी पनप रहा था, और वो भले ही उतना मजबूत ना हो, लेकिन इन दोनों से संगठनों से निकले लोगों ने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये आंदोलन किया है और यहाँ तक पहुँचा है, वो कहाँ तक ले जा सकता है, किस तरह की विचारधारा है उसका, और किस तरह से वो शासन व्यवस्था वहाँ कायम करना चाहता है, इसको लेकर बहुत सारे संदेह हैं। ये जो HTS है, हयात तहरीर अल शाम संगठन, ये बेसिकली आतंकवादी संगठन है, और इसका मकसद भी इस्लामी राज्य कायम करना है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये HTS भी तालिबान की तरह एक संगठन है जो कि सीरिया में एक तालिबानी किस्म का राज कायम करना चाहता होगा। हालांकि उसने कहा है कि हम मॉडरेट हैं, हम मध्य मार्गी हैं, हम उस तरह से अतिवादी नहीं हैं कि हम उस तरह की व्यवस्था चाहते हों। लेकिन उसकी जो सोच है और उसके जो रहनुमा लोग हैं, उनका जो सोच है वो सब जग जाहिर है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो एक तो ये हो गया, लेकिन इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं। जैसे दूसरा पहलू ये है कि वहाँ दूसरे संगठन भी, इस तरह के दूसरे संगठन भी सक्रिय हैं, और उनके साथ भी भिड़ंत होगी। जो सिविल वार चल रही है उसमें ये एक नया आयाम जोड़ देगी। अब असद की रिजीम नहीं होगी, असद की सेना नहीं होगी, लेकिन जो और संगठन हैं वो होंगे, और असद के जो संरक्षण वाले संगठन थे वो भी अब सीधे HTS से मुकाबला करने के लिए सामने आ सकते हैं, क्योंकि अब HTS उन पर हमले करेगा और उन्हें अपने को डिफेंड करने के लिए अपने बचाव में उतरना पड़ेगा। तो ये तीसरा संकट है। चौथा इसका तीसरा पहलू ये है
कि सीरिया में एक बड़ा हिस्सा है जहाँ पर कुर्द जो मूल के लोग हैं, कुर्द जाति हैं, वो उनका एक बड़े हिस्से पर होल्ड है और उन्हें तुर्की जो है वो मदद करता रहा है। अब तुर्की उनको नापसंद करता रहा है क्योंकि कुर्द उसके लिए परेशानी खड़ा करते रहे हैं। कुर्द एक कुर्दिस्तान राज्य के लिए अभियान चला रहे हैं और उसका कुछ हिस्सा तुर्किस्तान में भी है, तुर्की में भी है। तो वो इस तरह से तुर्की के लिए एक समस्या खड़ी होने वाली है, क्योंकि अब जब इस असद रिजीम के फॉल से उनके हौसले बुलंद होंगे, क्योंकि असद कुर्दों को भी कंट्रोल करके रख रहे थे, तो अब वो मुक्त हो गए हैं, तो वो अपनी मांग को और बढ़ा सकते हैं और तुर्की की भी समस्याएं बढ़ा सकते हैं। तो एक ये पहलू और इसमें निकल कर आता है। ऐसे में ये बड़ी चुनौती होगी पूरी दुनिया के लिए और ख़ास तौर पर अमेरिका के लिए कि वो सीरिया में कैसे शांति स्थापित करे या कैसे वहाँ पर एक ऐसी शासन व्यवस्था को कायम करे जो कि बहुत दमनकारी, अत्याचारी ना हो। और इसमें दांतों तले पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम होगा। और अगर वो काम नहीं कर पाते हैं तो सीरिया में जो अस्थिरता होगी, अशांति होगी, उससे पूरे आसपास के तमाम मुल्क, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे तुर्की हो, इराक हो, इन सब जगह पर भी इसका असर पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि शिया वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं सीरिया में, और 85% आबादी सुन्नी मुसलमानों की है। वो शियाओं के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं हम सब जानते हैं। शियाओं के साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती है, एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं। असद शिया थे और इसके बावजूद इतने साल वो वहाँ शासन कर सके, लेकिन अब सुन्नी आ गए हैं, तो अब क्या होगा? तो ये माना जा रहा है कि ये बड़े पैमाने पर न केवल शिया बल्कि वहाँ ईसाइयों की भी एक अच्छी खासी आबादी है, वो भी वहाँ से पलायन करेंगे और आसपास के मुल्कों में उनकी जो शरणार्थी समस्या है वो और बढ़ती जाएगी। हम आपको बता दें कि तुर्की में भी अभी तकरीबन 50 लाख कुर्द शरण लेकर रह रहे हैं। तुर्की चाहता है कि वो कुर्द वापस चले जाएं। अब उनकी वापसी होगी या नहीं, ये डिपेंड करता है कि तुर्की और जो कुर्द इलाके हैं उनके बीच किस तरह से तालमेल होता है, किस तरह से बातचीत होती है, और ये कुर्दिस्तान की मांग जो कुर्दों की है वो किस हद तक स्वीकार करता है तुर्की। तो ये एक बड़ी समस्या है। और फिर अगर अब फिर एक नया दौर शुरू हुआ शरणार्थियों के जाने का आसपास के देशों में, तो फिर उन देशों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो समस्याओं का एक सिलसिला अब फिर पूरे पश्चिम एशिया में शुरू होने जा रहा है। और ये नहीं मानना चाहिए कि सत्ता चली गई असद की, वहाँ से सीरिया में उसका फॉल हुआ है तो वो सीरिया तक उसके प्रभाव सीमित रहेंगे, ये आसपास भी फैलेंगे। कहा जा रहा है कि ईरान के लिए अब बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि ईरान के जितने भी प्रॉक्सी संगठन थे, चाहे वो हिजबुल्ला था, चाहे हमास था, और चाहे सीरिया में की जो सरकार थी उसके समर्थक सरकार थी, इन सब के पतन से ईरान की स्थिति कमज़ोर हुई है। और अब कहीं ईरान में रिजीम चेंज की मुहिम ना शुरू हो जाए या करवा दी जाए अमेरिका और इजराइल के ज़रिए, और वहाँ भी इसी तरह का उलटफेर हमें देखने को मिले। इराक में भी इस तरह की चीज़ें होंगी, क्योंकि इराक में भी शियाओं की अच्छी खासी तादाद है और वहाँ की राजनीति पर उनका नियंत्रण भी है। तो जो ईरान है वो इराक के ज़रिए भी अपने प्रभाव का विस्तार करता है पूरे पश्चिम एशिया में और मध्य पूर्व में। तो ये इराक पर भी असर पड़ेगा। ईरान का क्या होता है ये देखना है। अब ईरान का एक जो प्रॉक्सी है वो है यूती, जो उग्रवादी हैं यमन में, वो हैं, क्या उन पर भी अटैक होगा? अब चूंकि हौसले बढ़ गए हैं इजराइल के, अमेरिका के और उसके समर्थक देशों के, तो वो अब पूरे मध्य पूर्व में क्या
अपना नियंत्रण करने के लिए और अपनी पकड़ बनाने के लिए और जो भी थोड़े भी विरोधी सत्ताएं हैं उनको निपटाने के लिए इस अवसर का इस्तेमाल करेंगे। ये डिपेंड करता है, अभी बाइडेन के पास 40 दिन है, इन 40 दिनों में वो क्या करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का ये तो खुला एजेंडा है कि वो ईरान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ईरान के खिलाफ उनकी क्या रणनीति होती है ये देखने की बात है। रूस ने अभी सीरिया में अपने पैर पीछे खींच लिए थे क्योंकि वो यूक्रेन में फंसा हुआ था। वो किस तरह से काम करता है, यूक्रेन के मसले पर ट्रंप और पुतिन के बीच में क्या समझौता होता है, क्या सहमति बनती है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो ये सीरिया की घटना ने पूरे मध्य पूर्व या पूरी विश्व की राजनीति में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है और देखना है कि सीरिया अब किस तरह का मोड़ लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।